लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सीएसएस के रूल्स थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी। इसके अलावा सिलेक्टर्स पढ़े थे मेन तो। जो पिछली क्लास का हमारा टॉपिक था वो था सिलेक्टर्स। तो मैंने बताया था कि सिलेक्टर्स जो है ना ज़रूरी होते हैं बहुत, कि अगर आप अपनी HTML में जब भी CSS यूज़ करोगे ना, तो पहली चीज़ आपको सिलेक्टर्स आने चाहिए सारे। ठीक है, उसको हमने काफ़ी डिटेल में लास्ट टाइम पढ़ा भी था और उसकी प्रैक्टिस भी की थी। जो लोग नहीं आए थे लास्ट क्लास में उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड भी की थी, तो वो जाके वीडियोस भी देख सकते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है बस ये थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें जो ना कलर्स थ्योरी वगैरह है। ठीक है, बट ये कि ये इम्पोर्टेंट है। कलर्स किस तरह से दे सकते हैं, लास्ट में हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था लास्ट में, बिल्कुल, कि 3 टाइप होती हैं कलर्स की। सॉरी, कलर देने के 3 तरीके होते हैं। एक तो RGB कलर होता है, जो कि रेड, ग्रीन, ब्लू हमने देखा था। ये 3 मेन कलर होते हैं जिनको कंबाइन करके दूसरे कलर्स बनते हैं। तो ये थ्योरी यहाँ पे भी काम करती है, मतलब आप RGB में भी कलर्स दे सकते हो। इसके अलावा किसी को हेक्साडेसिमल के बारे में पता है? चलें, एक नंबर फॉर्मेट टाइप का होता है वो भी, उसमें हेक्सा कोड्स होते हैं। हाँ, हैशटैग के साथ जो है ना हेक्सा कोड्स होते हैं, जो कि जिसके अंदर अल्फ़ाबेट और नंबर्स मिक्सअप करके तो एक कलर का कोड बन रहा होता है बेसिकली वो। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका जो भी आप कलर बनाना चाह रहे हैं ना, वो कलर उसको कोड को लिख के वो कलर बनता है। इसको देखते हैं कि अभी प्रैक्टिकल में भी, और यहाँ पे भी एग्जांपल्स होंगे इसकी। तीसरा जो होता है हमारे पास, वो सिंपल CSS के अंदर जो अब तक हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, कलर का नेम। ठीक है, आप नेम से भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, जो भी आपको कलर देना वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर पूरे चैप्टर में यही बताया हुआ है कि हाउ टू स्पेसिफाई कलर्स। देर आर 3 कॉमन वेज इन विच यू कैन इंडिकेट। 3 कॉमन वेज हैं जो कि अभी मैंने बताया आपको। RGB, हेक्सा और कलर नेम होता है। तो अब हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, कलर की प्रॉपर्टी को कि कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप सेलेक्टर देते हैं, सेलेक्टर के बाद उसकी डिक्लेरेशन लिखते हैं। यहाँ तक सबको पता है। अगर मैंने H1 को कलर देना है या H1 को कोई भी स्टाइलिंग देनी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले सेलेक्टर को कॉल करूँगा। अब उस एलिमेंट को कॉल करने के लिए मल्टीपल सेलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सेलेक्टर्स के अंदर आप बाय आईडी भी गेट कर सकते हैं, बाय क्लास भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे मेथड्स हमने देखे थे। इसके अलावा टैग नेम से भी आप उनको गेट कर सकते हैं। तो टैग नेम से इन्होंने यहाँ गेट किया हुआ है H1, H2, H3। उसके बाद इन्होंने कलर प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है। प्रॉपर्टी का नाम है कलर, जो कि हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। अभी तीनों मेथड आप देख लें कैसे होते हैं। सबसे पहला वाला जो सिंपल है बिल्कुल, जिसके अंदर आप कलर का नेम दे रहे होते हैं। ठीक है, ये एक इन्होंने कलर यूज़ किया हुआ है, डार्क सियान। ठीक है, इसी तरह से आप कोई दूसरा नाम दे सकते हैं, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, ये हो गया इसका सिंपल वाला तरीका कलर देने का। दूसरा जो तरीका है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हेक्सा कोड्स। हेक्सा कोड्स क्या होते हैं? हैश के साथ स्टार्ट होते हैं। अब इसमें देखो, आप ई भी है, मतलब अल्फ़ाबेट भी है और नंबर भी है। तो इन नंबर्स को यूज़ करके आप आगे पीछे करके डिफरेंट टाइप के कलर्स बना सकते हो। सही है। तीसरा होता है हमारा RGB। अब RGB वैसे तो रेड, ग्रीन, ब्लू है, बट यहाँ पे अगर आप 100 डिफाइन करोगे तो वो पूरा रेड हो जाएगा, पूरा ग्रीन हो जाएगा। लेकिन अगर आप नंबर्स को कम ज़्यादा करते रहोगे तो वो लाइट हो जाएगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा। इस तरह से तीनों कलर मिलके ना मल्टीपल कलर्स बना रहे होते हैं। वैसे कॉमनली हम नाम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि ये RGB और हेक्सा कोड्स भी आपके उन केसेस में होंगे कि जो CSS में नाम प्रोवाइडेड नहीं है, आप कोई अपना थीम बना रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपको ये कलर्स जो है ना होते हैं, लाजमी चाहिए होते हैं। वैसे आपको बनाने नहीं पड़ते इन कलर्स को, आप ये कलर्स कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे मैं एक वेबसाइट दिखाऊँ, कलर पैलेट्स के नाम से। ठीक है, ये एक वेबसाइट है कलर हंट। यहाँ से जाके ना आप डिफरेंट टाइप की थीम्स यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है, पैलेट्स बनाए हुए हैं।
बेसिकली पैलेट से आगे अच्छे जो कलर्स होते हैं ना उनके कॉम्बिनेशंस उन्होंने एक साथ रखे हुए हैं कि आप इनको यूज़ करें। ठीक है, मतलब ये कि डिफरेंट, अब यहाँ पे ये एक ये इस टाइप की थीम है कि ये सिमिलर कलर्स जो है ना आपकी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाएंगे, मतलब आपकी थीम अच्छी बनाएंगे। तो आप यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा पैलेट पिक करके उसके कलर्स को अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। अब वेबसाइट्स बनाते वक्त मोस्टली होता है कि हम स्पेसिफिक मतलब कुछ ही कलर्स यूज़ करते हैं, ऐसे नहीं कि आपने उसको रंग बिरंगा बिल्कुल गोला घंटा टाइप बना दिया। ठीक है, मतलब आप 3 से 4 कलर रखते हो और उन्हीं 3-4 कलर्स को आप हर जगह यूज़ कर रहे होते हो पूरी अपनी वेबसाइट के अंदर। आपने फॉर सपोज के डिफाइन कर दिया कि ये वाला कलर मैं बैकग्राउंड के लिए यूज़ करूँगा सिर्फ, तो आपने इसको सिर्फ बैकग्राउंड में डिफाइन कर दिया। फिर आपने बोला कि जो भी मेरे बटन्स होंगे उसके लिए मैं ये वाला कलर यूज़ करूँगा, टेक्स्ट मेरा इस कलर में आएगा। ठीक है, इस तरह से आप एक पैलेट बना के आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को ना इस तरह से मैनेज कर रहे होते हो। क्लास में बातें नहीं करना है कोई भी, मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि क्लास में बातें नहीं करनी है, सर ने मना किया वहाँ से। ठीक है, तो ये 3 टाइप होती हैं कलर्स की, ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब ये सिर्फ कलर्स पे ही काम नहीं करता, ये जो हमने 3 इसके टाइप्स पढ़े हैं, कलर वेव्स पढ़े हैं कलर देने के, वो आप बैकग्राउंड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सही है, बैकग्राउंड में भी आप सेम मतलब उसका नाम, उसका RGB कोड और उसका हेक्सा कोड, ये तीनों तरीके से आप बैकग्राउंड दे सकते हो। कुछ बैकग्राउंड होते हैं कि ग्रेडियंट टाइप के बैकग्राउंड्स होते हैं, उसके अंदर ये मोस्टली यूज़ होता है, लेकिन उसमें 2 से 3 कलर्स मिला के फिर वो ग्रेडियंट कलर बनता है। तो ये जो वेज हैं कलर देने के, वो सिर्फ कलर प्रॉपर्टी पे काम नहीं करते बल्कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी पे भी काम करते हैं। अब ये जो मैंने बात की RGB का, उसमें ये लिखा है कि एवरी कलर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज क्रिएटेड बाय मिक्सिंग अमाउंट ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। मतलब जितने भी कलर्स होते हैं ना स्क्रीन में आप जो दिख रहे हैं वो सब मिक्स करके बनाए गए होते हैं। ठीक है, मतलब 3 कलर को, रेड, ग्रीन, ब्लू को, तीनों को मिक्स करके हर कलर बनाया जाता है। मतलब कोई भी अगर आपने ब्राउन कलर बनाया है वो भी इन तीनों को मिला के बना होगा, आपने कोई दूसरा कलर बनाया है वो भी इन्हीं तीनों RGB कलर्स को मिक्स करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे भी वही बात समझाई जा रही है कि टू फाइंड अ कलर यू वांट यू कैन यूज अ कलर पिकर। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास है ना ब्राउजर में और वैसे भी जो है ना कलर पिकर होता है। यहाँ ये आपने देखा होगा, किसी और टूल में भी देखा होगा, जैसे एडोब फोटोशॉप वगैरह में भी होता है ये, वहाँ से आप जो है ना ये कलर पिक कर सकते हो। और हमारे जो है ना VS कोड में भी आता है ये। तो अगर मैं इस H1 को कलर देना चाह रहा हूँ, वो तो हमें पता है सबको कि कैसे हम कलर देते हैं। बताने का मतलब है कि यहाँ पे भी जो है ना ये टूल, ये जो बुक के अंदर इन्होंने कलर पिकर का टूल बनाया हुआ है, ये आप VS कोड में भी कर सकते हैं यूज़। अब देखेंगे जब मैं इस पर होवर करता हूँ ना, अभी ऊपर मुझे क्या दिखा रहा है RGB, क्योंकि मैंने रेड कलर यूज़ किया है। अब इसकी फुल वैल्यू होती है 255। ठीक है, ये 255 इसकी फुल वैल्यू होती है। अभी अगर आप आगे देखो ना तो आगे की दोनों वैल्यू 00 हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसके अंदर प्योर रेड कलर यूज़ हो रहा है। अब अगर मैं इसमें आगे मज़ीद दूसरे कलर्स ऐड करूँगा ना तो फिर आगे की वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी। जैसे मैं अगर इसको थोड़ा सा ऑरेंज टाइप पे लेके आऊँ, यहाँ से आप इसको ना कलर्स को वो कर सकते हो। अब अगर आप देखो तो ये आगे वाली वैल्यू ना रेड के बाद ग्रीन भी थोड़ा सा एडजस्ट हो गया, मतलब ग्रीन भी 157 हो गया। अच्छा, इस पर क्लिक करोगे ना
अब ये आपको डिफरेंट टाइप के कलर्स फॉर्मेट दे रहा है। मेनली हम 3 ही वे यूज़ करते हैं। ये वैसे बहुत सारे तरीके हैं इसके अंदर। ये जितने भी चीज़ देख रहे हो, पहले RGB हमारा होता है, उसके बाद ये हेक्सा कोड होता है। आप इस तरह से मतलब हेक्सा कोड में भी अपने कलर्स को कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपने हेक्सा कोड में यूज़ करना है तो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कलर कहाँ से कॉपी करके ला रहे हो। वो जो मैंने वेबसाइट दिखाई है वहाँ पे भी आपको तीनों फॉर्मेट में कलर मिलेंगे। तीनों में नहीं, 2 में मिल जाएंगे, हेक्सा कोड में और RGB में। तो वहाँ से भी आप इनको ला सकते हो। तो बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास 8 GB होता है। अब ये जब मैंने टोटल रेड किया तो इसने सिर्फ इसको 255 किया हुआ था। अब ये जो कलर बन रहा है ना ऑरेंज टाइप का, इसके अंदर 2 कलर मिक्स होके फिर बन रहा है। कैसे? पूरा रेड, इन्होंने पूरा 255 पूरा रेड लिया है, उसके बाद 157 थोड़ा ग्रीन लिया है। अभी इन्होंने इसमें ब्लू यूज़ नहीं किया। ब्लू भी हो सकता है अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, ब्लू इस टाइप पे लेके आऊँ। आप देख रहे हो ये ब्लू भी आ गया, लेकिन अभी रेड 0 हो गया क्योंकि वो बिल्कुल रेड से ख़त्म हो गया कलर। तो इस तरह से मतलब आप है ना डिफरेंट टाइप्स के अपने हिसाब से थीम्स कलर्स बना सकते हो। यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा आगे पीछे करोगे, ये मज़ीद इसको लाइट करना है, डार्क करना है। ठीक है, इस तरह से चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो। इससे ओपेसिटी कम होती है इसकी टेक्स्ट की। ये ओपेसिटी के लिए होता है, ओपेसिटी देखते हैं आगे क्या होती है। बट ये कि इससे ये होता है कि ये विजिबिलिटी इसकी ख़त्म हो जाती है। अभी ये बिल्कुल जो है ना 0 पे आ रहा है समथिंग। लास्ट में आपने देखा होगा जब मैं इसको छेड़ रहा हूँ तो वो एक और नंबर ऐड हो रहा है 145 के बाद। तो ये इसकी ओपेसिटी के लिए, विजिबिलिटी के लिए काम करता है। ठीक है, इस तरह से आप ये टूल यूज़ करके अपने कलर्स बना सकते हो कोई भी थीम के हिसाब से। बेस्ट तरीका तो ये है कि आप कोई अच्छे कलर्स पिक करो और उनको अपनी वेबसाइट में यूज़ करो। कलर यूज़ करने का तरीका ये होता है कि हम वैसे वेरिएबल्स भी बनाते हैं, पर अभी हम लोगों ने इतनी चीज़ें सीखी नहीं है तो वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फ़िलहाल ये कि आप कोशिश करें कि जब भी कोई वेबसाइट बनाए तो एक ही कलर की थीम को यूज़ करें। ये नहीं कि एक सेक्शन में दूसरे कलर, दूसरे सेक्शन में दूसरे कलर, मतलब एक प्रॉपर थीम के साथ बनानी होती है वेबसाइट से। अब ये रेड, हेक्सा कोड और RGB और हेक्सा कोड और कलर नेम्स, ये वही बात है, सारी वैल्यूज़ हमने ऊपर देखी, वो वही बता रहे हैं कि इसके अंदर 3 वैल्यूज़ होती हैं, इसमें हेक्सा कोड होता है और इसके अंदर कलर का नेम होता है। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। इसके अलावा भी दूसरी चीज़ें होती हैं, एक ये HUE करके है। ठीक है, ये सारे कलर के वो हैं वेव्स कौन से देने हैं, लेकिन मोस्टली यही 3 यूज़ होते हैं, तो इन्हीं तीनों पे हम फोकस करेंगे। अब ये कॉन्स्टेंट्स, व्हेन पिकिंग फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट देयर इज़ इनफ कॉन्ट्रास्ट फॉर द टेक्स्ट टू बी लेजिबल। मतलब ये बैकग्राउंड हमने ऐसा देना होता है कि आपका जो टेक्स्ट है ना ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। अब जब वेबसाइट आप बनाने लगोगे ना, फिलहाल भले इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन आपकी कलर थीम अच्छी नहीं है ना तो आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है। ठीक है, उसका लुक एंड वाइज अच्छा नहीं है। आप कितने ही अच्छी इसकी डिज़ाइनिंग कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपने कलर थीम अच्छी यूज़ नहीं की हुई तो फिर वो किसी काम की नहीं है। तो ये वो तरीके बता रहे हैं कि आप किस तरह से ना अपनी वेबसाइट की थीम को अच्छा बना सकते हो। अब इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट की ये बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई डार्क बैकग्राउंड यूज़ किया हुआ है ना तो उसके ऊपर कोई आप लाइट टेक्स्ट यूज़ करेंगे ताकि क्या हो, विजिबिलिटी बढ़े उसकी। अगर आपने डार्क बैकग्राउंड रखा हुआ है, कोई डार्क ही कलर रखा हुआ है, तो वो कम विजिबल होगा। अगर ये बोल रहे हैं कि अगर लो कॉन्ट्रास्ट है तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट इज हार्डर टू रीड। ठीक है, अगर वो लो कॉन्ट्रास्ट है ना तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा रीड करने के लिए। तो उसको फिर आप कैसे सही कर सकते हो, उसको तो डार्क कलर दो ताकि वो विजिबल हो जाए सही तरह से। थोड़ा सा पढ़ते हैं कि व्हेन देयर इज लो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर a lack of contrast is particularly a problem for those with visual and color blindness। वही बात है कि कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है अगर आपका दोनों चीज़ें एक जैसी है ना, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, तो वो आप उसको सही तरह से रीड नहीं कर पा रहे होते। हाई कॉन्ट्रास्ट भी सेम होता है, बस इसके अंदर के आपका बैकग्राउंड जो है ना वो डार्क साइड पे होता है, तो आप अगर डार्क कलर्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, विजिबिलिटी कम हो जाएगी। मीडियम में फिर हमें बस ये थीम के हिसाब से है। अब आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि क्या करना है। जब भी कोई डार्क बैकग्राउंड रखना है तो उस पर लाइट कलर रखना है। जैसे मैंने वेबसाइट दिखाई थी अपनी पोर्टफोलियो वाली, उसके अंदर मैंने दोनों थीम रखी हुई थी। तो जब भी बैकग्राउंड डार्क होता है ना तो मेरे टेक्स्ट और
बैकग्राउंड मेरा डार्क होता है ना तो टेक्स्ट ऑटोमेटिक लाइट हो जाता है, वो जब लाइट होता है तो डार्क जो टेक्स्ट है खुद ही डार्क हो जाता है। अब ये लाइट डिम लगी हुई है तो मेरे सारे टेक्स्ट विजिबल हैं, क्यों? क्योंकि मैंने डार्क कलर यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। और जब मैं इसको डार्क कलर कर दूंगा अब ये वाइट हो गया। तो बेसिकली कॉन्ट्रास्ट का मतलब यही होता है कि आप ऐसे रखो कि वो इजी टू रीड हो, हार्ड ना लगे रीड करने में, परेशानी ना हो। अब ये ओपेसिटी आ जाती है। ओपेसिटी का मतलब है कि उसकी विजिबिलिटी कितनी होगी। हमने देखा अभी कि हम कम करेंगे तो वो कम विजिबल होगा। मैं फ़िलहाल अलग शीट नहीं बना रहा, बट ये कि आप लोग बनाया करें जब भी काम करें। सही। हेलो। अब ये मैंने लाइट कलर पे डार्क कलर यूज़ किया हुआ है, सही लग रहा है, नज़र आ रहा है। सही है। अगर इसको भी मैं डार्क कर दूं और मेरा कलर भी डार्क ही हो, मैं इसको रखता हूँ ब्लू, तो मेरा कुछ बैकग्राउंड भी, अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है रीड करने में, तो वही बात वहाँ समझाई गई है कि आप जब टेक्स्ट आप डार्क रख रहे हैं तो बैकग्राउंड आपका लाइट होना चाहिए, तो टेक्स्ट लाइट रख रहे हैं तो बैकग्राउंड आपका डार्क होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें बात की है विजिबिलिटी ओपेसिटी की। ओपेसिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है, जिस तरह से इन्होंने यहाँ बुक में डिफाइन किया है कि ओपेसिटी जो है ना आप यूज़ कर सकते हो किसी भी बैकग्राउंड को लाइट उसकी जो है ना विजिबिलिटी को कम ज़्यादा करने के लिए। इसके लिए कोई हार्ड कलर यूज़ करते हैं पहले। 8 GB में देखा इन्होंने, इसने क्या करा, थोड़ा पर्पल इस टाइप का जो है ना कलर बना के दिया तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करके। इसके अंदर रेड 225 है, ग्रीन जो है 215 है और ब्लू 250 है। इसको सिंपल अगर हम ब्लू कर दें, अब इसमें ओपेसिटी यूज़ करनी है। ओपेसिटी से होता क्या है, अगर मैं ओपेसिटी 1 दे दूँ अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ओपेसिटी पूरी 1 के हिसाब से ही होती है। इसको मैं 0.5 करूँ, अब देख रहे हो थोड़ा सा लाइट हो गया वो। इसी तरह से मतलब है ना 0 मैं जितनी कम करता जाऊंगा उतनी जो है ना वो कम होती जाएगी उसकी जो भी विजिबिलिटी है ना, डार्कनेस जो है वो उसकी कम होती जाएगी। तो इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ, 9 करूँगा तो ये करीब करीब 1 के ही हो जाएगी। 1 इसका पूरा इक्वल होता है। जब आप 1 कर देते हैं ओपेसिटी तो मतलब होता है कि कंप्लीट आप विजिबिलिटी आप कंप्लीट दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब उसमें कुछ भी चीज़ लाइट नहीं हुई, पूरा जो कलर आपने यूज़ किया होगा वही कलर आपको मिल रहा होगा विजिबिलिटी ओपेसिटी में 1 देने के बाद, ठीक है। ओपेसिटी हो गई। अब इसमें भी 8 GB कलर्स यूज़ कर सकते हो और सिंपल भी दे सकते हो उसके अंदर, इन्होंने यही किया हुआ है यहाँ पे। HSL भी एक कोड होता है कलर्स का, ठीक है। इसमें जिस तरह से हमने ऊपर देखा है ना, ये CSS3 में इंट्रोड्यूस किया था, इंटायरली न्यू एंड इनिशिएटिव वे टू स्पेसिफाई कलर यूजिंग ह्यू। ये 3 चीज़ों को मिला के बना रहे हैं। अब ये लाइटनेस है और ये क्या है, सेचुरेशन है। इसके अंदर जो है ना, जैसे RGB लिखते हैं ना हम, इसके अंदर क्या लिखते हैं, HSL, ठीक है। HSL लिख के फिर उनकी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ देते हैं। जैसे अगर बुक में देखो आप 0% और 78%, इसको भी कर सकते हैं हम। मैंने अभी दिखाया था आपको, इस पर क्लिक करोगे अब ये हेक्सा कोड हो गया, दोबारा क्लिक करोगे अब ये HSL आ गया। तो ये कलर वही है लेकिन इसको इन्होंने HSL तरीके से यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर L से लाइट होता है, H से ह्यू, ये भी एक कलर का वो है, HUE जो है ना कलर थ्योरी में आता है, एक तरीका है कलर्स बनाने का, डिफाइन करने का। और S का मतलब होता है, इसका क्या मतलब था, हाँ, सेचुरेशन। तो ये 3 टाइप की चीज़ें होती हैं। ये भी एक तरीका है कलर बनाने का, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अब ये ठीक है। तो बेसिकली इतना सा ही चैप्टर था, इसमें इतना कुछ है नहीं। तो इसमें क्या बताया इन्होंने,
सबसे पहली बात समरी क्या होगी इस चैप्टर की? कलर्स नॉट ओनली ब्रिंग योर साइट टू लाइफ बट आल्सो हेल्प कन्वे द मूड एंड इवोक्स रिएक्शन। मतलब है ना, आपके पास कोई क्लाइंट, अब ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई क्लाइंट आया, अब उसका कोई काम ऐसा है कि लेट्स सपोज कि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्ले कर रहे हो आप, उसके प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आप, और उसकी जो जो थीम है, जो थीम फोकस है, जो उसके काम के हिसाब से वो ऐसा हो कि लाइट हो, मतलब यूज़र देख के अट्रैक्ट हो। इस तरह का नहीं कि आपने बिल्कुल डार्क डार्क कर दिया, वो बोले कि कौन सी वेबसाइट पे आ गया है डार्क सब कुछ। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी CSS में जो कलर्स है ना, सिर्फ आपकी साइट को सिर्फ डिज़ाइन नहीं देते बल्कि उसका मूड भी बताते हैं कि इस वेबसाइट का मूड क्या है। मतलब आप इस वेबसाइट पे जब जैसे कोई यूज़र आपका आएगा तो उसको क्या फील होना चाहिए, ठीक है, उस ये चीज़ें डिफाइन करती हैं कलर्स से। आपका कोई यूज़र आए तो उसको आपने कैसा एक्सप्रेशन देना है, क्या उसको देना है, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपने किस तरह की कलर थीम यूज़ की हुई है। वैसे मोस्टली क्लाइंट प्रेफरेंस होती है, मतलब आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट देगा, आप इन फ्यूचर आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो वो मोस्टली आपको बताएगा कि आपको डार्क टाइप की थीम चाहिए या उसको लाइट टाइप की थीम चाहिए, ठीक है, वो आपको ये चीज़ बताएगा। फिर थीम बनाना आपका काम होता है, आप उसको किस तरह से थीम बना के देते हैं, एग्जाम्पल्स थीम दिखाते हैं, सही है। अब इन्होंने बताया देयर आर 3 वेज, वो हम देख चुके हैं कलर्स बनाने के 3 वेज। इसके अलावा भी तरीके हैं, CSS के फंक्शन है, लेकिन मेनली 3 ही चीज़ें होती हैं। 3 वेज RGB, हेक्साकोड और कलर्स नेम। कलर पिकर्स कैन हेल्प यू फाइंड, ये हमने यूज़ करके देखा कलर पिकर्स, अभी हमने यूज़ किया ना, इसको कलर पिकर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, इसीलिए इसको कलर पिकर बोल रहे हैं। वो जो भी आप कलर देना चाह रहे हैं कलर पिक कर लें। उसके बाद तीसरा पॉइंट 4 पॉइंट है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंश्योर डेट देयर इज इनफ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एनी टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड कलर, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए आपके बैकग्राउंड में और टेक्स्ट में। कॉन्ट्रास्ट का मतलब वही मैंने बताया आपको आसान तरीके से। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि अगर बैकग्राउंड डार्क है तो आपने इतना कॉन्ट्रास्ट रखना है कि अपना टेक्स्ट विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल दोनों मिक्सअप हो रहे हो और थोड़ा सा ना डिफिकल्टी हो रही हो रीड करने में टेक्स्ट को। तो दोनों को जो है ना आपने कॉन्ट्रास्ट ऐसे रखना है कि इजी टू रीड हो, कोई आए तो उसको अच्छा लगे पढ़ना, ना कि आंखें बंद करके पढ़ रहा हो। इस तरह से नहीं होना चाहिए, सही है। उसके बाद CSS हैज इंट्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा वैल्यूज ऑफ RGB, ठीक है, RGBA। अब RGBA का मतलब होता है कि जो हमने अभी लास्ट में एक और वैल्यू देखी थी जिससे आप उसकी ओपेसिटी कम कर रहे थे, यहाँ पे अभी तक ये 3 वैल्यूज हैं। अगर मैं इसमें RGB खोलूँ पहले, अब ये 3 वैल्यूज हैं। अब ये जब मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर रहा हूँ, कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो ये एक और वैल्यू भी ऐड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो RGBA का मतलब है ना, A ये इसी को बोलते हैं। जो लास्ट में आप किसी टेक्स्ट की विजिबिलिटी को कम ज़्यादा करेंगे तो आप लास्ट में कॉमा के बाद एक वैल्यू ऐड कर देंगे। अब ये इन्होंने बताया HSL की तरीके से भी आप कलर्स दे सकते हो, वही फंक्शन है RGB की तरह ही। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, HUE से क्या नाम था उसका, ये नाम बड़ा सैचुरेशन है, और तीसरा जो है ना लाइटनेस है। ये 3 चीज़ों को मिला के आप कलर्स कर सकते हो, ठीक है। ये तो था टोटल कलर्स की थ्योरी और जो भी सब थी। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 12 में आ जाते हैं फ़ॉन्ट साइजेस। ये भी हम पहले यूज़ कर चुके हैं, लेकिन इसका क्या रोल है, ये कैसे आपको CSS में आपकी वेबसाइट्स बनाने में हेल्प करेगा, तो इसको भी जो ना गो थ्रू करते हैं और देखते हैं चैप्टर में क्या है। साइज एंड टाइप फेसिस ऑफ टेक्स्ट। जब भी हम कोई टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो हम उसका साइज वगैरह डिफाइन करते हैं। मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि आप जब कोई वेबसाइट बना रहे होते हो, आप स्पेसिफिक साइजेस को यूज़ कर रहे होते हो। हेडिंग के लिए हम लोग यूज़ करते थे H1, ताकि सब हेडिंग्स हमारी एक साइज़ की रहें। पैराग्राफ हो, अभी तक हमने फ़ॉन्ट साइज़ का इतना यूज़ किया नहीं है, लेकिन मैंने बताया था आपको कि अगर आपको H1 से भी बड़ी हेडिंग चाहिए तो आप फ़ॉन्ट साइज़ उसका डिफाइन कर सकते हो, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें हमने को 40-50 समथिंग पिक्सल दे के बड़ा फ़ॉन्ट किया था, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइजेस क्या करते हैं, आपकी जो टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट कम ज़्यादा करते हैं। और टाइप फेसिस का मतलब है कि फ़ॉन्ट, आपको फ़ॉन्ट्स का पता होगा, डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं सिंपल बात करूं, MS ऑफिस के अंदर भी मल्टीपल फ़ॉन्ट्स होते हैं। टाइम्स न्यू रोमन होता है, ठीक है, और साइंस सेरिफ होता है। ये क्या होती है, फ़ॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं। इसको हम यूज़ करके देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं।
और तरीके बताए थे, बोल्ड, इटैलिक, कैपिटल, अंडरलाइन। बोल्ड इटैलिक का हमें पता है, ठीक है, ये हम HTML से भी कर सकते हैं, CSS से भी कर सकते हैं। कैपिटल और अंडरलाइन, अंडरलाइन का भी हमें पता है, कैपिटल का भी हमें वर्ड से पता चल रहा है कि कोई भी आप वर्ड को कैपिटलाइज करते हो। स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, वर्ड्स एंड लेटर्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली CSS की सारी। The properties that allow you to control the appearance of text can be split into two groups, ठीक है। अब जो आपकी अपीयरेंस है टेक्स्ट की या कंटेंट की, उसको जो है ना आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से उन्होंने ग्रुप किया हुआ है उसको। अब वो दो तरीके क्या हैं, दोज दैट डायरेक्टली affect the font and its appearance, including the typeface, whether it is regular, bold, italic and size of the text। पहली चीज उसमें क्या आ जाती है, पहली चीज उसमें आ जाती है कि आपका टेक्स्ट का साइज क्या है, ठीक है, वो बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, अंडरलाइन होंगी। ये उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आपकी जो टेक्स्ट की अपीयरेंस है ना उसको दो चीजों में डिवाइड किया हुआ है। पहली चीज क्या, आपने क्या साइजेज रखनी है अपने फॉन्ट्स की, बोल्ड, इटैलिक रखने हैं या जो भी आपने उनके साथ अंडरलाइन वगैरह की, वो सब। दूसरी चीज क्या, उस टेक्स्ट का कलर क्या होगा। अब दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, दोज that would have the same effect on the text no matter what font you are using, including the colors, ठीक है, कलर ऑफ टेक्स्ट हो गया, स्पेसिंग, उन टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग कितनी होगी, अंडर और जो वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग, दो तरह की स्पेसिंग होती है, वो हम देखेंगे आगे कैसे होता है। द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट कैन हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट रीडेबल योर पेजेस। हाँ, वही बात है कि स्पेसिंग वगैरह, फॉन्ट साइज वगैरह ऐसे रखने होते हैं कि वो रीडेबल होने चाहिए। टाइपोग्राफी में भी थोड़ा बहुत ये आता है कि आप टाइपोग्राफी अपनी अच्छी रखें ताकि आपकी वेबसाइट के कंटेंट जो है ना अच्छा विजिबल हो। ऐसा नहीं कि बस आपने लिख दिया और सामने वाला पढ़ ही नहीं जा रहा उससे, इस तरह की चीज़ें नहीं हो। मतलब ये कि आप अच्छे तरीके से अपना टेक्स्ट को लिखें वहाँ पे। टाइप फेसिस का मैं बात कर रहा था, बेसिकली होते क्या है, फॉन्ट्स होते हैं ये। अब हम अपनी वेबसाइट में किसी भी टाइप के फॉन्ट्स लगा सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि एक सेरिफ होता है। अब ये थोड़ी सी जो ना टाइपोग्राफी टाइप थ्योरी है, इसके अंदर जो आपकी जो फेसिस होते हैं ना फॉन्ट के, उसको थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। सेरिफ कुछ इस तरह का नजर आता है, सेरिफ फॉन्ट हैव एक्स्ट्रा डिटेल्स ऑन द एंड ऑफ द मेन स्ट्रोक ऑफ द लेटर। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स, मतलब ये इस चीज़ की बात कर रहे हैं। ये आप देख रहे हो हर लेटर में जो है ना थोड़ी सी जो कोना टाइप निकला हुआ है इस तरह से, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सेरिफ कुछ इस तरह से दिखता है, अगर आपको इस तरह का फॉन्ट नजर आ रहा है मतलब वो सेरिफ की फैमिलीज में से हो सकता है। सेरिफ की भी फैमिलीज होती हैं बहुत सारी। सेंस सेरिफ सिंपल होता है, इसके अंदर अगर दोनों में आपको फर्क दिख रहा हो, इसके अंदर वो जो इसकी जो निकली हुई है वो चीज़ें नहीं है। और मोनो स्पेस जो है ना वो कुछ इस तरह से होता है। तीनों के अंदर आपको फर्क नजर आ रहा है। अब ये क्या करता है, सेंस सेरिफ फॉन्ट पर ट्रेडिशनल यूज फॉर लॉन्ग पैसेजेस ऑफ, बस ये तरीके बता रहे हैं उसके, ठीक है। इन तीनों के अलग अलग पर्पज होते हैं। अब ये फॉन्ट आप कहाँ से ला सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर, उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। गूगल फॉन्ट्स में आपको बहुत सारे जो ना हर टाइप के फॉन्ट्स मिल जाएंगे, हर टाइप के। इसके अंदर बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, सर्च कर सकते हो आप बाय नेम, ठीक है। मतलब जो भी आपको फॉन्ट चाहिए, वैसे जैसे एक रोबोटो फॉन्ट होता है, आप रोबोटो लिखोगे, अब ये रोबोटो टाइप का फॉन्ट आ गया, ठीक है। अब ये नाम है ना, आपको काम करते करते पता चल जाएंगे। आपको कोई वेबसाइट दी जाएगी, उसके अंदर फिग्मा हुआ, उसके अंदर फॉन्ट यूज हुआ होगा, वरना आप क्या कर सकते हो, सिंपल लेना चैट जीपीटी भी कर सकते हो कि मुझे 10 अच्छे फॉन्ट्स दो, वो तुम्हें 10 अच्छे जो है ना फॉन्ट्स दे देगा। उनको आप यहाँ से सर्च करके, अब ये रोबोटो फैमिली जिस तरह से मैंने खोली है ना, इसी तरह से आप किसी भी टाइप का फॉन्ट खोल सकते हो। बातें ही नहीं करो क्लास में, देखो मैं फिर मैं चाह नहीं रहा हूँ कि फिर बाहर भेजूँ या खड़ा करूँ, सही है। तो आप लोग थोड़ा सा खुद जो है ना वो हो जाओ, बड़े हो माशाल्लाह, छोटे छोटे बच्चे तो हो नहीं आप लोग, सही है। तो आप थोड़ा सा इस बात को समझो कि क्लास का जो, अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें आती है ना, तो दूसरे बेटे में वो आपसे थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। फिर उनको शोर की वजह से समझ में नहीं आता, फिर वो बेचारे नहीं पढ़ पाते। तो आप लोगों को अगर आता है, आप खामोशी से सुन लो, रिवाइज हो जाएगा आपका,
और अगर नहीं आ रहा, नहीं रिवाइज करना, तो फिर आप भले बाहर जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे बैठ के कम से कम शोर नहीं करो। तो जिस तरह से मैं बता रहा था रोबोटो हम यूज कर रहे थे, इसी तरह से आप कोई भी फ़ॉन्ट जो है ना सर्च कर सकते हो। रोबोटो के अलावा भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं। फ़ॉन्ट्स ने मुझे भी याद नहीं है ना, आप लोगों को याद रखना है। आपने सिंपल जीपीटी भी कर सकते हो, नेट भी कर सकते, इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी फ़ॉन्ट्स की। अब ये सारे आपको फ़ॉन्ट्स के नाम बताए, रोबोटो भी इसने दिया है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी आप, ये एक अच्छा फ़ॉन्ट है, ठीक है, ये इस तरह से आप है ना फ़ॉन्ट्स अपने यूज़ कर सकते हो लगा के। टाइम न्यू रोमन्स का मैंने बताया था आपको। तो ये कोई भी फ़ॉन्ट आप यहाँ पे सर्च करोगे, अगर यहाँ नहीं है किसी और वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, अगर ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये रोबोटो की फैमिली में से ही होता है। यहाँ नहीं है तो दूसरी किसी वेबसाइट से हो सकता है। इनको यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने का तरीका होता है कि आप किसी भी फ़ॉन्ट को सर्च करके उसके अंदर आओ। अंदर आने के बाद आप यहाँ से ना कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली का ना स्टाइल भी होता है, मतलब ये कि रेगुलर रख रहे हो आप, बोल्ड रख रहे हो। रेगुलर का मतलब बिल्कुल सिंपल सीधा टेक्स्ट, उसमें कोई अलग से एक्स्ट्रा डिटेल नहीं है। लेकिन आगे आप इटैलिक करोगे तो वो थोड़ा सा, इटैलिक हमें पता है, इटैलिक फैमिली भी मिल जाएगी इसकी। मीडियम में थोड़ा सा बोल्ड मिल जाएगा। इसके अलावा सेमी बोल्ड और एक्स्ट्रा बोल्ड सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। आप किसी भी टाइप का इसमें से ना, ये सारी चीज़ किसकी टाइप्स हैं, रोबोटो की टाइप्स हैं। ऐसे ही आप जब भी कोई नया फ़ॉन्ट सर्च करेंगे, हर फ़ॉन्ट की अलग टाइप्स होती हैं। अब आपको, आप पे डिपेंड करता है मोस्टली हम किस तरह से फ़ॉन्ट पिक करते हैं। हम पिक करते हैं कि जो भी हमारा रेगुलर टेक्स्ट होगा ना, पैराग्राफ हो गया, कोई सिंपल हेडिंग हो गई, या मतलब जो कि हमें ज़्यादा बड़ी नहीं दिखानी, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेगुलर वाला यूज़ करते हैं। रेगुलर में 400 के साथ हमें मिलती है वो, उसकी जो पिक्सल जो भी चीज़ होती है, ठीक है। आप 400 वाला भी यूज़ कर सकते हो रेगुलर चीज़ों के लिए। अगर आपने हेडिंग्स वगैरह देनी है उसके लिए आप थोड़ा सा बड़ा यूज़ कर सकते हो, 700 वाला। इस तरह से एक्स्ट्रा बोल्ड भी होता है। इनको यूज़ कैसे करना होता है, यूज़ करने के लिए गेट फॉन्ट पे क्लिक करना है। काफ़ी इन्होंने अपडेट कर दिया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये दो तरीके हैं, या तो आप इसको डाउनलोड करके यूज़ करोगे, या फिर आप इसको ना सिंपल एम्बेडेड भी कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। लेकिन ये तभी चलेगा जब आपके पीसी में इंटरनेट चल रहा है। वैसे तो हम यही तरीका यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट हमेशा लाइव होती है होस्टिंग पे, तो वो तो वैसे ही इंटरनेट पे ही होती हैं। क्यों नहीं खुल रहा है, इंटरनेट की वजह से नहीं खुल रहा ये। पूरा इन्होंने तरीका भी बताया हुआ वैसे कि किस तरह से यूज़ करना है इसको। सही है। इससे इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले ही हमें दे रहा है लिंक, ये हमें इसने एक लिंक दी है। इस लिंक को हम कॉपी करके कैसे अटैच करेंगे, जिस तरह हमने CSS की फाइल अटैच की थी, वो हमने की थी इंटरनल लिंक। हमने अपनी CSS की इंटरनल लिंक याद है, जिस तरह से इमेजेस हम कर रहे थे, इमेजेस भी हम बाहर से भी ला सकते थे और हम अपनी लोकल डायरेक्टरी में भी रख के यूज़ कर सकते थे। तो सेम यहाँ पे भी फॉलो होती हैं चीज़ें कि आप क्या करो, कॉपी करके यहाँ पे जो है ना HTML हेड के अंदर टाइटल के बाद इन तीनों लिंक्स को रख दो। अब इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट के अंदर ना ये फ़ॉन्ट इजी, मतलब आप इस फ़ॉन्ट को एक्सेस कर सकते हो, इस फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हो आप। हमने ये तीनों चीज़ें रख दी। उसके बाद ये बता रहा है कि आपने किस तरह से CSS की क्लासेस में इनको ऐड करना है। आपने फ़ॉन्ट फैमिली ये लेटो, अब हमने पता नहीं रोबोटो वाला लिया था, इसने कौन कौन से हमें दे दिया। सेंस सेरिफ है, कोई सा भी एक यूज़ करके देख लेता, काम करेगा। अब इसको कैसे यूज़ करना है, वैसे तो हम लोगों को पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट फैमिली के नाम से। नहीं पता तो आप फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हो।
फ़ॉन्ट फैमिली में ना कुछ हमारे पास डिफ़ॉल्ट भी आते हैं हमारे अपने ब्राउज़र के, देख रहे हो टाइम्स न्यू रोमन वगैरह इसके अंदर सब कुछ है वैसे ही। लेकिन अगर बाहर से भी लाना है तो आप बाहर से भी इसको ला सकते हो, कॉपी करके वहाँ से इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। देख रहे हो फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है, अगर आप मैं दिखाऊँ थोड़ा सा वो करके, ये ऐसे था पहले, सही है। अब मैंने जब वहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली इसमें लगाई है तो ये चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी फ़ॉन्ट को पिक करके अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हो। सही है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट फ़ॉन्ट से ही, कलर से ही लगती है अच्छी। तो आपने अच्छे से अच्छे फ़ॉन्ट्स ढूंढने हैं। अब मैंने आपको तरीका भी बता दिया आपने कैसे ढूंढना है। मैंने 10 की लिस्ट मांगी थी, आप 100 की लिस्ट मांग लो, हर एक को ट्राई करके देखो। वरना वेबसाइट्स पे सर्च कर लो, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च कर लो कि अच्छे फ़ॉन्ट्स हमें बताओ, वहाँ पे आपको दिख भी जाएंगे। तो उन फ़ॉन्ट्स को देख के आपको मैंने तरीका बताया कैसे यूज़ करना है। आपने गूगल फ़ॉन्ट पे आना है, सर्च करना है, किसी भी फ़ॉन्ट को कॉपी करना है, पहले उसकी लिंक अटैच करनी है, लिंक अटैच करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो ये तरीका होता है फ़ॉन्ट्स यूज़ करने का अपनी वेबसाइट के अंदर। वेटेड मैंने बात की थी वेटेड की। वेटेड में हमारे पास मीडियम, बोल्ड और लाइट आता है, जो कि रेगुलर हो गया हमारा लाइट वाला 400, उसको वेट बोलते हैं, फ़ॉन्ट का वेट होता है कोई भी। वो आप यहाँ से भी दे सकते हो, फ़ॉन्ट वेट भी दे सकते हो आप। इसके अंदर भी आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, 100, 200, 300, 400, ये कोई भी आप दे सकते हो। ये सिंपल आप उसको बोल्ड भी बोल सकते हो कि ये बोल्ड है। आपका टेक्स्ट क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। स्टाइल में हमारे पास नॉर्मल, इटैलिक आते हैं, और स्ट्रेच में ये रेगुलर, एक्सटेंडेड वगैरह होती है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इटैलिक वगैरह क्या होते हैं ये सब कुछ। चूज अ टाइपफेस फॉर योर वेबसाइट। व्हेन यू चूजिंग अ टाइपफेस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड डेटा ब्राउजर विल यूजुअली ओनली डिस्प्ले। अच्छा, ब्राउज़र जो है ना, ये मैंने बता दी वैसे आपको बात, कि आपके ब्राउज़र में सिर्फ वही फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं जो इंस्टॉल हुए हैं। अभी मैं जब हम वहाँ से फ़ॉन्ट्स लेके आ रहे थे तो वहाँ पे भी दो ऑप्शन थे कि या तो आप इसको इंस्टॉल करो या फिर आप क्या करो, एम्बेडेड उसकी लिंक अटैच कर दो। तो यहाँ पे बताया इन्होंने कि इंस्टॉल फ़ॉन्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हो, जो हमारे VS कोड के अंदर हमें डिफ़ॉल्ट भी मिल रहे हैं, ठीक है। जब मैं फ़ॉन्ट फैमिली लिखता हूँ तो मुझे ये सारे डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। तो ये हमारे हमारे जो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है ना फ़ॉन्ट, वो फ़ॉन्ट है ये। बाय डिफ़ॉल्ट सबके कंप्यूटर में कोई ना कोई फ़ॉन्ट इंस्टॉल होते हैं, वरना आप नहीं है तो आप कर भी सकते हो। उसकी डाउनलोडिंग फाइल मिलती है, उसको लेके एग्जीक्यूट कर सकते हो, जिस तरह से कोई भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं उस तरह से। वरना सिंपल ये है कि आप उसको लिंक अटैच करके यूज़ करो। लेकिन ये तभी चलेगा जब इंटरनेट होगा आपके पीसी में। कहीं घर जाके लगा रहे हो, सर चल ही नहीं रहा, फिर मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, तो वो जब भी चलेगा जब इंटरनेट होगा। फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी है, हमने देख लिया। ये क्या किस लिए यूज़ होती है फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी? फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी हम किस लिए यूज़ करते हैं? टाइप फेसिस को बताने के लिए। मतलब जो फ़ॉन्ट का क्या फेस होगा, कौन सा स्टाइल हो रहा होगा फ़ॉन्ट का बेसिकली। जैसे वो अभी हमने देखा था, किसी में नोक निकली हुई थी, कोई सिंपल था। तो जब भी फ़ॉन्ट लेके आते हो ना आप, अब आप उस फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ कर रहे हो तो पहले आप कौन सी प्रॉपर्टी लिखोगे? फ़ॉन्ट फैमिली, और उसकी वैल्यू में वो उसका नाम लिख दोगे जो भी आपने फ़ॉन्ट फैमिली इंपोर्ट किया अपने पास। उसके बाद इस फ़ॉन्ट साइज़ हमने देखा था, दोबारा देखते हैं फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है। अभी ना बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा 16 पिक्सल का ना इसको रेंडर करता है बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट को। अब आप 16 पिक्सल से ऊपर जा रहे हैं तो फिर आप फ़ॉन्ट साइज़ लिख सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने फ़ॉन्ट को बढ़ा सकते हैं, अपनी हेडिंग्स को। अब ये बड़ी हो गई हेडिंग, इसको आप और बड़ा कर सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, तो ये मज़ीद बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से फ़ॉन्ट साइज़ आप दे सकते हो।
अपनी हेडिंग को, पैराग्राफ्स को, किसी भी चीज़ को आप फॉन्ट साइज इस तरह से यूज़ कर सकते हो। फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी होती है, किस लिए यूज़ होती है? टेक्स्ट के साइजेस को हैंडल करने के लिए। अब यहाँ लिखा हुआ होगा ये लिखा हुआ डिफ़ॉल्ट साइज जो है ना टेक्स्ट का ब्राउज़र पे क्या होता है? 16 पिक्सल होता है। इफ़ यू कैन यूज़ परसेंटेज और EMS। अब ये EMS वगैरह देखते हैं हम इसमें क्या क्या होती हैं दूसरी चीज़ें। यू कैलकुलेट द साइज ऑफ टेक्स्ट यू वांट टू बेस डिफ़ॉल्ट साइजेस। आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, वही चीज़ें लिखी हुई हैं बस इसमें। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर है ना ये पता होना चाहिए आपको कि आप जो टेक्स्ट के साइजेस है ना सिर्फ पिक्सल्स में नहीं दे सकते। अब ये बता रहे हैं कि H1 का साइज क्या होता है? 24 पिक्सल होता है। H2 का साइज 18 होता है। ये इन्होंने साइजेस बताए हुए हैं। अगर आप कोई भी किसी भी चीज़ को साइज नहीं दे रहे ना तो बॉडी का साइज क्या मिलेगा? उसको 12 पिक्सल मिलेगा यहाँ से। अब अगर आप उसको दे सकते हो, बढ़ा सकते हो, उसका फॉन्ट कम कर सकते हो, किसी भी सिलेक्टर का यूज़ करके उस एलिमेंट को टारगेट करके उसमें अपना फॉन्ट साइज बता सकते हो। इसके अलावा परसेंटेज में भी आप दे सकते हो फॉन्ट। आप पिक्सल ना लिख के 100%, 150% इस तरह से भी फॉन्ट साइज दे सकते हो। EMS में क्या होता है? EM लगा सकते हो। अब ये डिपेंड करता है EM कैसे काम करता है। यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है कि EM अलाउ यू टू चेंज द साइज ऑफ रिलेटिव द साइज ऑफ टेक्स्ट। अच्छा, EM जो करता है ना वो आपने एक पेरेंट को पहले फॉन्ट डिफाइन किया, बंद करना भाई। तो क्या करना होता है कि पीसी बंद होगा तो सेव करते हैं पहले। तो हम बात कर रहे थे फ़ॉन्ट साइजेस की, ठीक है। फ़ॉन्ट साइजेस में आपके पास फ़ॉन्ट साइजेस में आपके पास यूनिट ऑफ टाइप साइजेस होते हैं जिसके अंदर पिक्सल, परसेंटेज और EMS होता है। EMS का मैं बता रहा था कि EMS का मैं बता रहा था EMS कैसे फॉलो करता है। आपने पेरेंट को कोई साइज दिया, ठीक है। अब आप उसके चाइल्ड को कोई साइज दे रहे हैं तो वो पेरेंट से रेफरेंस होता है उसका। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि EMS अलाउ यू टू चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट रिलेटिव टू द साइज ऑफ द टेक्स्ट इन द पेरेंट एलिमेंट। जो आपने पेरेंट में डिफाइन कर दिया ना वो उसके हिसाब से चलेगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? मतलब आप कोई भी पहले पेरेंट के अंदर फॉन्ट डिफाइन करते हैं। यहाँ से मैंने इसको लिखा फॉन्ट साइज 20 पिक्सल लिख दिया, और यहाँ पे भले अगर मैं इसको फॉन्ट साइज नहीं भी दूंगा तो ये कहाँ से पिक करेगा? 20 पिक्सल पेरेंट से पिक करेगा। क्यों? क्योंकि डिव इसका क्या है? पेरेंट है। तो अब इसका जो फॉन्ट साइज होगा वो 20 होगा। इसी तरह से हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो कि हम पहले कर रहे थे। तो ये अब मैं डिव के अंदर फॉन्ट साइज बढ़ा रहा हूँ लेकिन टेक्स्ट के अंदर फॉन्ट साइज बढ़ रहा है। जैसे ये मैंने डिव में फॉन्ट साइज लिखा हुआ है 50 पिक्सल, तो ये इसको इसके चाइल्ड को भी मिल रहा है, लेकिन ये पिक्सल में है। अगर मैं इसको EM कर दूं, EM, अब ये गायब हो जाएगा बिल्कुल। क्यों? बहुत बड़ा हो गया। EM जो है ना पिक्सल से काफ़ी बड़ा साइज होता है। EM को हम जब यूज़ करते हैं ना तो हम फिर क्या करते हैं, सिर्फ EM यहाँ नहीं लगाते। अब ये मैंने यूज़ भी किया हुआ है 50 का। इसको मोस्टली आप अगर कहीं यूज़ से हुआ देखोगे ना 1 EM या 2 EM, बस इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है साइज़। तो जब आप इसको 10 EM बोल रहे हैं तो ये फॉन्ट साइज 10 EM में है। अब आप इसको नीचे जो है ना पिक्सल में भी दे सकते हैं। तो ये EM जो पिक्सल इसका काम करेगा वो ऊपर वाले EM से काम करेगा। आप देख रहे हो 12 पिक्सल बहुत छोटा हो गया। क्यों?
बाय डिफॉल्ट मैंने बताया ब्राउजर जब रेंडर करता है ना तो 16 पिक्सल का साइज होता है। अब यहाँ पे EM की कैलकुलेशन लिखी हुई है, H1 जो है ना 2EM के बराबर होता है, तो 2EM कितने के बराबर हो गया, 24 पिक्सल के बराबर हो गया। तो अब बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट रेंडर हो रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे इसको 2EM कर दूं तो अब इसका साइज बाय डिफॉल्ट जो है कितना हो जाएगा, 24 पिक्सल के करीब हो जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगी, लेकिन ये कि बस इतना याद रखना है कि EM जो है ना पेरेंट के हिसाब से चलता है। पेरेंट को आप जो फॉन्ट डिफाइन कर दोगे उसके हिसाब से उसका चाइल्ड जो है ना वो पिक करेगा फॉन्ट, तो वो पेरेंट के थ्रू जो है ना उसको फॉन्ट साइज कंट्रोल हो रहा होता है इस तरह से। इसके बाद इसमें फ़ॉन्ट फेसिस हैं। फ़ॉन्ट फेसिस के अंदर आप फ़ॉन्ट फैमिली के SRC वगैरह भी दे सकते हैं। SRC का मतलब ये इन्होंने जो है ना डाउनलोड किया हुआ है, ये वही तरीका है जो हम ऊपर देख के आ चुके हैं। बोल्ड इटैलिक हो गया, इटैलिक हमें पता है, जिस तरह से HTML में हम बोल्ड और इटैलिक करते थे इसी तरह से CSS के अंदर भी बोल्ड और इटैलिक कर सकते हैं। उसके लिए फ़ॉन्ट स्टाइल देना होता है हमें। अभी हमने फ़ॉन्ट वेट यूज़ किया था, फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ किया था, अब उसके बाद हम फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम इटैलिक, नॉर्मल या जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करना चाह रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो बस उसी तरह से काम करता है ये। अच्छा मैंने बहुत छोटा किया हुआ है। अच्छा मैंने जूम आउट किया हुआ इसको, सॉरी। सही है। इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया। उसके बाद लोअर केस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की, उससे क्या होता है कि आप अपर केस लोअर केस अपने फॉन्ट्स को कर सकते हो। अब जैसे अभी हमारा जो हेलो लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, अगर मैं इसको एक प्रॉपर्टी दे दूं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और इसके अंदर कैपिटलाइज कर दूं, लोअर केस कर दूं, लोअर केस से क्या होगा, सारे जो है ना छोटे हो जाते हैं, सारे लोअर में हो जाते हैं, लोअर केस हो जाएगा। इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसमें, वैल्यू होती है अपर केस में सारे जो है ना अपर केस में आ जाते हैं, सब बड़े हो जाते हैं। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि जो पहला लेटर है ना सिर्फ उसको कैपिटल कर दो, बाकी को छोड़ दो। अब वैसे तो हमने इसको कैपिटलाइज में ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं अगर इसको हेलो के एच को छोटा कर दूं तब भी वो मुझे, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ लेकिन मुझे एच बड़ा ही दिखा रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है, हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज किया हुआ है। कैपिटलाइज ये होता है कि वो आपकी चीज़ों को कैपिटलाइज, हाँ उसके लिए अपर केस होता है ये वाला। ये मैंने अपर केस लिखा तो ये मेरी पूरी स्पेलिंग अपर केस में हो जाएगी, लोअर केस में सारे लोअर हो जाएंगे, कैपिटलाइज में सिर्फ पहला वाला कैपिटलाइज हो जाता है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एक प्रॉपर्टी होती है। CSS में कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने प्रॉपर्टीज़ को समझते जाना है और बस उनको यूज़ करते जाना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी CSS अच्छी होगी आपकी। टेक्स्ट डेकोरेशन है। अब ये टेक्स्ट डेकोरेशन किस लिए यूज़ होती है, वो हमने जो अंडरलाइन वाली चीज़ देखी थी उसके लिए यूज़ होती है। और हमने इसको एंकर टैग के साथ यूज़ भी किया था, अगर आप लोगों को याद हो, उसकी लिंक्स हटाने के लिए जब हम हेडर बना रहे थे तो हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया था तो उसकी अंडरलाइन चली गई थी। इसी तरह से अगर आपको इस टेक्स्ट को ना अंडरलाइन देनी है तो आप क्या करोगे, अभी देखो अगर इसमें जो है ना अंडरलाइन नहीं है, पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड हटा देता हूँ यहाँ से। अब इसके अंदर जो है ना अंडरलाइन नहीं है, तो अगर मैं इसको टेक्स्ट डेकोरेशन, अब इसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, डैश है, डॉटेड है, डबल है, लाइन है, ये सब है। तो अगर मैं इसको अंडरलाइन कर दूं तो अंडरलाइन आ जाती है इसके लिए, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करता है, लगा भी सकता है, हटा भी सकता है। अगर आपको किसी एलिमेंट से हटानी है, लेट सपोज के मैंने एक एलिमेंट बनाया, इसके नीचे एंकर टैग बनाया, उसमें फ़िलहाल इसी फाइल को अटैच करके मैंने यहाँ लिखा हेलो इंडेक्स लिखा। अब इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आती है लिंक, ठीक है। लिंक जो है ना अंडरलाइन से डिनोट होता है, तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आती है।
अब अगर आपको इसके अंदर से अंडरलाइन को हटाना है, जो कि मोस्टली हम उस दिन देख रहे थे हेडर में हमारे पास सबके अंदर थी, तो उसको क्या कर सकते हो, उसके लिए भी आप सेम चीज़ यूज़ कर सकते हो। आप लिखोगे एंकर टैग का ए, क्योंकि मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ। उसके बाद डिक्लेरेशन में आप टैग डेकोरेशन अगर नन कर दोगे तो उसकी लाइन हट जाएगी। लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। टैग डेकोरेशन दोनों साइड पे काम करता है। अंडरलाइन के अलावा दूसरी चीज़ें भी होती हैं। डैश्ड होता है, ये क्या करता है, कुछ भी नहीं करता। डॉटेड है, ये सब आप इस तरह से करके यूज़ कर सकते हो। अंडरलाइन लगा सकते हो, हटा सकते हो, दोनों चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा भी इसके अंदर दूसरी चीज़ें होती हैं, वो भी आप कर सकते हो। पर मोस्टली जो है ना अंडरलाइन के लिए काम आता है ये, पता नहीं दूसरी चल भी नहीं रही। टैग डेकोरेशन किसी में अंडरलाइन देनी है, किसी को हटानी है, या किसी को दूसरा स्टाइल देना है, मोस्टली आप यूज़ करोगे एंकर टैग्स के साथ, क्योंकि हर जगह एंकर टैग में आपको लिंक नीचे अंडरलाइन की ज़रूरत नहीं होगी। उसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, टैग डेकोरेशन नन करोगे तो वो उसकी लाइन को रिमूव कर देगा। इन्होंने भी यही किया हुआ है, टैग डेकोरेशन अंडरलाइन, टैग डेकोरेशन नन। ओवरलाइन भी कर सकते हो, लाइन थ्रू भी कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। लाइन थ्रू इस तरह से होती है। अच्छा, ये काम हमने HTML से किया था, किसी को याद है कौन से टैग से होता है? हाँ, कौन से टैग से किया था, एलिमेंट से? एलिमेंट डिलीट तो था मेरे ख्याल। डिलीट टैग हमने यूज़ किया था, DEL करके। सही है, ये हम HTML से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कलरिंग वाला करना है, CSS से करना है, तो आप लाइन थ्रू कर सकते हो, तो लाइन थ्रू काम करेगा। अब हमें ये चीज़ याद नहीं है भले, लेकिन हमें ये पता है कि ये काम HTML से हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा। हमें पता है कि HTML से हो सकता है। अब अगर हमें नहीं याद आ रहा कि कौन सा एलिमेंट है, तो हम उसको सर्च कर सकते हैं। यही मैं बात आपको पहले समझा रहा था। लाइन हाइट क्या होती है? लाइन हाइट का मतलब है कि जो भी आपके टेक्स्ट आ रहा है ना, उसके बीच में ये देख रहे हो, ये जो इसके ऊपर वाली चीज़ है ना, ये लाइन हाइट कहलाती है। मतलब आपका एक कंटेंट, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब लाइन हाइट बढ़ाओगे तो वो हाइट उसकी बड़ी हो जाएगी, टेक्स्ट छोटा रहेगा। इसको हम ऐसे ऐसे देख सकते हैं कि मैं अगर H1 को या इसको लाइन हाइट देता हूँ। लाइन हाइट कैसे देते हैं? लाइन हाइट लिखते हैं सिंपल प्रॉपर्टी के नाम से, और उसको 1.2 समथिंग इस तरह से बढ़ा सकते हो। अभी फ़र्क नज़र नहीं आएगा क्योंकि स्पेस में कलर वगैरह नहीं है। पेडिंग और मार्जिन की तरह काम करता है थोड़ा सा, लेकिन ये कंटेंट की जो हाइट होती है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। मैंने 1.5 कर दिया, अगर ये 1.4 कर दिया तो हिल रहा है थोड़ा सा ये, मतलब वो इसकी जो है ना स्पेसिंग हिलती है खाली। तो उसको हाइट जो है ना, सिर्फ कंटेंट नहीं बढ़ रहा, बल्कि कंटेंट के ऊपर और नीचे लाइन हाइट बढ़ रही है उसकी। लेटर्स एंड वर्ड स्पेसिंग होती है एक प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है कि आपके पास जो ये लेटर्स लिखे हुए हैं ना, हेलो, अब ये हेलो जो है ना बिल्कुल चिप करीब करीब लिखा हुआ है। इसको अगर आपने लेटर स्पेसिंग वर्ड यूज़ किया तो वो क्या करेगा, आपके लेटर्स के बीच में स्पेस बढ़ा देगा। कैसे? आपने लिखा है हेलो, H1 के नीचे आपने, ये H1 है हमारा, इसको बंद,
पता नहीं क्यों बार यहाँ पे आ जाती है बार बार। किसी ने यूज़ किया है कोपायलट? कोपायलट यूज़ किया है? तो लेटर स्पेसिंग कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसका इफेक्ट आता है। अब ये मैं हेलो में जो ना लेटर स्पेसिंग यूज़ कर रहा हूँ। लेटर स्पेसिंग आप लिखेंगे और उसके बाद जितनी स्पेसिंग आपने देनी है 10 पिक्सल की स्पेसिंग, तो लेटर हमारे थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं। इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, इस तरह से इसकी स्पेसिंग को आप मैनेज कर सकते हो। लेटर स्पेसिंग की साइड है ना वर्ड स्पेसिंग भी होता है। वर्ड स्पेसिंग क्या करता है, अब ये लेटर्स में इसने स्पेस बढ़ाया है, वर्ड स्पेसिंग इन वर्ड्स के बीच में स्पेस बढ़ाता है। जैसे मैंने लिखा हुआ दिस इज़ पेरा, अब अगर मैं इस पी को टारगेट करके यहाँ पे अगर मैं वर्ड स्पेसिंग दूँ तो वर्ड के बीच में स्पेसिंग बढ़ रही है। ये मैंने पी को टारगेट किया है, पी के वर्ड के बीच में स्पेसिंग बढ़ रही है। 50 कर दूँ तो ये और दूर दूर हो जाएंगे। सही है। अलाइनमेंट ये हमने बिल्कुल स्टार्ट में यूज़ कर लिया था। टेक्स्ट अलाइन आपको पता है क्या करता है, टेक्स्ट को सेंटर, लेफ्ट, राइट, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। इसको भी करके यूज़ करके देख लेते हैं। पहले इस स्पेसिंग को हटा देते हैं, बुरा लग रहा है। अगर मैं इस H1 को, अच्छा ये किस किस टाइप के एलिमेंट के लिए यूज़ होता है अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन? दो टाइप के एलिमेंट होते हैं हमारे पास। हाँ वो तो ठीक है, मैं पूछना चाह रहा हूँ एलिमेंट्स की कितने, किस किस डिस्प्ले उसकी कितनी टाइप की होती है। हमने बात की थी ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट की, याद है? तो टेक्स्ट अलाइन किसके साथ यूज़ होता है? जिसकी फुल विड्थ होगी ना उसी को आप अलाइन कर सकते हो, सेंटर वगैरह। जिसमें विड्थ ही नहीं है तो आप उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो फिलहाल हम H1 के साथ यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो सेंटर में हो जाता है। ये हमें प्रॉपर्टी पता है, इसमें कोई इतना मसला है नहीं। लेफ्ट, हाँ नेव बार फुल होती है, हाँ उसमें भी हो सकता है, नेव बार में भी हो सकता है। उसके लिए हमने फ्लोट यूज़ किया था, अगर लास्ट वाली क्लास में याद हो। फ्लोट भी एक प्रॉपर्टी होती है। फ्लोट से क्या होता है कि आप चीज़ों को राइट पे, लेफ्ट पे, कहीं पे भी सेट कर सकते हो, वो हमने। हाँ फ्लोट भी बेसिकली उसी तरह से काम करता है कि हाँ इसी की तरह होता है वो, लेकिन वो मोस्टली किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है, पूरे बॉक्स को शिफ्ट कर रहा होता है। ये अपने ही बॉक्स में, जो अगर हम H1 का बैकग्राउंड कलर देखेंगे तो ये अपने ही बॉक्स में मूव हो रहा है। बैकग्राउंड कलर रेड, ये अपने ही बॉक्स में यूज़ हो रहा है। अगर मैं उसको सेंटर करूँगा तो ये इसी बॉक्स के अंदर सेंटर हो रहा है। इसके अलावा ना हम क्या कर सकते हैं, एक हमारा जो डिव है ना, इस डिव को पहले बैकग्राउंड कलर देते हैं वापस से। अभी हमारा डिव है, इसको मैंने विड्थ 200 पिक्सल दिए। अब मैं इसको फ्लोट करके ना उस साइड भी ले जा सकता हूँ, इस साइड भी ले जा सकता हूँ। क्या मैं इसमें टेक्स्ट अलाइन यूज़ कर सकता हूँ? टेक्स्ट अलाइन अंदर वाले एलिमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। अगर मैं पेरेंट को भी दे रहा हूँ तो उसके अंदर के एलिमेंट जो है ना वो अलाइन हो रहे हैं राइट पे। सेंटर करूँगा तो वो सेंटर में अलाइन होंगे। सही है, लेकिन पूरा डिव नहीं हो रहा अलाइन। अगर मुझे डिव करना है तो फ्लोट्स भी कर सकता हूँ, उसके अलावा दूसरी टेक्निक्स भी होती हैं, मार्जिन वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसको बोलूँगा फ्लोट और राइट, तो ये हमारा राइट पे शिफ्ट हो जाता है। फ्लोट इसी तरह से काम करता है, इसको हमने देखा नहीं है डिटेल में, सिर्फ हमें लास्ट टाइम पे हमने इसको जो ना हेडर में यूज़ किया था। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेंटर, जस्टिफाई। वर्टिकल अलाइन भी होता है हमारे पास। वर्टिकल अलाइन क्या करता है, चीज़ों को वर्टिकली जो है ना सेट करता है। अब अगर मैं इसके अंदर वर्टिकल लाइन यूज़ करूँ, बेस लाइन, अभी इसमें पता चलेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं। अगर इसमें एक ही एलिमेंट होता, इस डिफ को थोड़ी सी हाइट भी देते हैं ताकि थोड़ा सा बॉक्स बड़ा हो।
वैसे वर्टिकल अलाइन करने का तरीका दूसरा फ्लेक्स में भी होता है, वो हम अभी देखेंगे बाद में फ्लेक्स कैसे काम करता है, किस चीज़ों के लिए चलता है ये। टेक्स्ट टॉप बॉटम, अच्छा ये जो है ना इसके लिए एक इमेज या कोई दूसरी चीज़ हमने रखी हुई है, जैसे कि दो स्पैन एलिमेंट हमने यूज़ किए हैं। ये ज़्यादा जब दिखेगा जब इमेज यूज़ करोगे। हमने लास्ट टाइम एक चीज़ वो की थी, जब HTML में इमेज के साथ टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे, तो वो इमेज बना के इमेज के सेंटर में टेक्स्ट को ला रहे थे, कभी बॉटम में लेके आ रहे थे, HTML वाले चैप्टर में वो। ये इसी तरह से यहाँ पर है, देखो ये क्या करता है, वर्टिकल अलाइन, एक इन्होंने इमेज रखी है उसके साथ एक टेक्स्ट रखा है, तो अगर आप टेक्स्ट को टॉप कर दोगे सेट प्रॉपर्टी, तो वो इमेज के टॉप में जो है ना सेट कर देगा, इमेज के हिसाब से इसको वर्टिकल अलाइन करेगा। इसके बराबर में कोई ऐसा बॉक्स हो जिसको कोई हाइट हो, कोई इमेज लगाई हुई हो, उसके लिए ये यूज़ होता है। अगर बॉटम दे दोगे तो उस इमेज के बॉटम के साथ चिपक जाएगा टेक्स्ट। इसी तरह सेंटर भी कर सकते हो, तो वो इमेज के सेंटर में आ जाता है। तो वर्टिकल अलाइन जो है ना, हाँ वो ग्रिड होती है, वो आगे देखेंगे कैसे करते हैं उसके लिए भी, लेकिन एक तरीका है डिस्प्ले उसका इनलाइन कर सकते हो आप। होम अबाउट कंटेंट लास्ट वाली क्लास में किया तो था, वीडियो पड़ी हुई है इसकी यूट्यूब पे, वो नहीं देखी, पूरा हेडर बनाया था हमने लास्ट वाली क्लास में। इसमें हमने लास्ट क्लास में पूरा हेडर बनाना सीखा था, इस तरह से आप लोगों ने लास्ट क्लास ली थी ना आपने, तो मैं क्या करूँगा, तो इसके अंदर ये अलाइन किया हुआ था मैंने साइड बाय साइड सबको, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये एक साथ आए हुए सारे, एक लोगो लगाया था, पूरा हेडर बनाया था हमने लास्ट क्लास में। इंस्पेक्ट करके वीडियो है ना ये, तो सिंपल है, आप इसी वीडियो को देख के भी बना सकते हो, ये इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं, इसके अंदर टेक्स्ट इंडिकेट है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, CSS पूरा प्रॉपर्टी से भरा हुआ है, सही है, प्रॉपर्टीज ही प्रॉपर्टीज हैं, हर काम के लिए प्रॉपर्टीज है। अब इसको कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते, कैसे आप इस पर ग्रिप कर सकते हो, बार बार चीज़ों को यूज़ करके यूज़ कर सकते हो। तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी देख के ख़त्म करते हैं। बैकग्राउंड इमेज दे सकते हो इस तरह से, आप किसी भी टेक्स्ट में अगर देना चाहते हो, कैसे उसको टारगेट करोगे, उसकी डिक्लेरेशन में बैकग्राउंड इमेज लिख के URL लिखोगे और उस URL में इमेज का पाथ दे दोगे जो कि आपकी लोकल डायरेक्टरी में रखा हुआ है। तो बैकग्राउंड इमेज क्या करता है, वैसे ये इसको प्रैक्टिस में ही देख लेते हैं कि क्या करता है ये। अब ये हमारा जो डिव है, हेलो, ये जो हमारा डिव है, इसको हम जो है ना फिलहाल इस चीज़ को कमेंट कर सकते हैं या इसी में यूज़ करते हैं। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेज लेके आनी पड़ेगी, या तो मैं इमेज डाउनलोड करके यहाँ रखूँ, वो हमने देखा हुआ है कि किस तरह से हम करते हैं, या फिर सिंपल हम क्या करें कि अब कोई ऑनलाइन कोई जो है ना इमेज यूज़ कर लें, बैकग्राउंड इमेज, कोई भी इमेज हम लगा सकते हैं। ये देख लो कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने जो भी लास्ट थ्री असाइनमेंट दिया था उसके अंदर पीछे बैकग्राउंड में वो ग्रेडियंट कलर था, लेकिन मैंने कहा था कि आप लोग सिंपल यूज़ कर लो।
उसके लिए क्या कर सकते हो कि कॉपी लिंक एड्रेस कर लो या इसको डाउनलोड कर लो अपने पास। डाउनलोड और लिंक वाले दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, आपने दोनों तरीके कैसे यूज़ करने हैं। ये इमेज खुल रही है मेरे पास, ये इसकी लिंक कॉपी कर सकते हो या फिर इस इमेज को डाउनलोड करके यहाँ लोकल में भी रख सकते हो। तो अब अगर मुझे इसको इमेज देनी है बैकग्राउंड, तो मैं कैसे दूंगा। अभी मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड इमेज की। बैकग्राउंड इमेज में अगर बुक में आ जाओ तो बैकग्राउंड इमेज में एक यूआरएल है। यूआरएल के अंदर आपको ना अपना यूआरएल बताना होता है, जो भी आप इमेज यूज़ करना चाह रहे हो उसका। तो अब मैंने यूआरएल लिखा और उसके बाद कोटेशन लगा के कोटेशन में इस इमेज का पाथ दे दिया मैंने। उसे क्या होता है, कहाँ चली गई, अच्छा मैंने उसमें सारी चीज़ें कमेंट की हुई हैं इसलिए नज़र नहीं आ रहा वो। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी लगा के यूआरएल लिख के उसके अंदर आप इस तरह से यूआरएल दोगे ना तो बैकग्राउंड में इमेज आ जाएगा। सही है। अब ये इमेज अगर देख रहे हो आ तो रहा है, इसको मजीद हम कैसे कर सकते हैं, इसकी विड्थ और हाइट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, विड्थ तो इसकी हमने फुली रखी हुई है, तो हम इसको विड्थ कैसे बढ़ाएंगे, हम इसको बोलेंगे विड्थ 100%। 100% क्या होता है कि पूरा व्यू पोर्ट ले लेता है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा व्यू पोर्ट आ जाता है उसका। और हाइट आप जितनी दोगे उतनी वो ले लेगा। अभी मैंने 500 पिक्सल रखी है तो ये 500 पिक्सल पे आ रही है। ऊपर से मार्जिन पेडिंग हटानी है, किसी को पता है कैसे हटाते हैं, ये जो साइड में स्पेसिंग आ रही है, मैंने बताया था यूनिवर्सल सिलेक्टर का लास्ट क्लास में। यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करके आप सीएसएस को रीसेट कर सकते हो। मार्जिन 0, मैंने ये भी बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना सब उसको जो है ना थोड़ी बहुत स्पेसिंग मिली हुई होती है। पेडिंग 0। अब ये साइड से चला जाएगा, हमारी इमेज जो है ना पूरे बैकग्राउंड पे आ रही है। अब अगर इसको भी आपने 100 मतलब नीचे तक लाना है ना, ये बेसिकली क्या होता है, व्यू पोर्ट होता है हमारा। बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ तो 100% होती है, लेकिन हाइट आप जितनी दोगे ना उतनी उसको हाइट मिलेगी। मैंने 500 पिक्सल रखी हुई है तो ये मेरे व्यू पोर्ट की 500 पिक्सल हाइट आ रही है। अब ये पूरा कितना होता है, इस पूरा वैसे अगर आपको पूरे को कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन इसकी सिंपल एक तरीका होता है कि अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कवर करवाना है तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है। पिक्सल की जगह आप क्या कर दो, परसेंट भी दे सकते हो, लेकिन परसेंट भी जब चलता है कि जब आप अभी देखो मैं अगर परसेंट दूंगा परसेंट नहीं चलेगा। परसेंट का मतलब होता है कि जितनी कंटेंट है ना उस कंटेंट की परसेंट 100% कर लो। अगर मैं इसको 50 करूंगा ना तो ये इस कंटेंट का 50 हो जाएगा। अब ये मजीद छोटा हो गया, बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं बता रहा था कि अगर आपको पूरा देना है तो आप क्या कर सकते हो, आप 100 लिख के VH यूज कर सकते हो। व्यू हाइट पोर्ट होता है ये बेसिकली, तो ये आपकी फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। सही है। अब इसमें मसला है, क्या मसला है कोई बताएगा। रिपीट हो रही है इमेज, बैकग्राउंड इमेज रिपीट हो रही है। तो बैकग्राउंड इमेज को रिपीट ना करने के लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है कि आप क्या करोगे, बैकग्राउंड रिपीट करके, ये आ रहा बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट। अब इसकी वैल्यू में आप रिपीट भी दे सकते हो, रिपीट एक्स से क्या होता है कि सिर्फ एक्स की साइड पे रिपीट करो, वाई की साइड पे नहीं करो। रिपीट अगर पूरा लिख दोगे तो दोनों साइड पे होगा। इसके अलावा आप इसको बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट भी कर सकते हो। सही है। तो नो रिपीट से क्या होगा, अब आपकी इमेज रिपीट नहीं होगी, लेकिन ये क्या हुआ, एक ही जगह आ गई। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके साथ रिपीट तो नहीं हो रही, लेकिन इस इमेज को जो है ना आपने फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड अटैचमेंट। ये पता है 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, जब भी आप बैकग्राउंड की इमेज सेट करोगे इन 3-4 प्रॉपर्टीज को सेट करोगे। अटैचमेंट फिक्स कर दो, फिक्स भी होता है, फिक्स से क्या होता है ये फिक्स हो जाता है। इसके अलावा कंटेंट होता है,
स्क्रॉल होता है, फिक्स होता है। वैसे ये फिक्स करने के लिए है, जब आपकी हाइट बड़ी होती है ना, तो अगर आप स्क्रॉल कर देते हो तो आपकी इमेज उसके साथ स्क्रॉलिंग वाला आ रहा होता है। फिक्स करोगे तो वो फिक्स हो जाएगा। और क्या होता है, बैकग्राउंड अटैचमेंट हो गई, बैकग्राउंड इमेज। पोजीशन होती है, पोजीशन से आप इसकी पोजीशन को सेंटर कर सकते हो, सेंटर में आ जाएगी। एक प्रॉपर्टी और होती है उससे, साइज। ठीक है, साइज में हमारे पास कवर होता है, पूरी इमेज कवर हो जाती है। इसके अलावा कंटेंट होता है। अब ये कंटेंट अलग अलग तरीके से, तीनों चीज़ें अलग अलग तरीके से काम करती हैं। लेकिन इमेज जो है ना, थोड़ा सा बिलर हो गया हमारा, पहले जैसा नहीं है, थोड़ा सा बिलर हो गया। वो इसलिए क्योंकि ये इसको स्क्रैच कर रहा है। तो इमेजेस के जो बैकग्राउंड इमेजेस के जो साइज होते हैं ना, वो हमें ऐसे रखने होते हैं कि जो हमारी वेबसाइट पे इस तरह से जो है ना स्ट्रेच ना हो, परफेक्ट फिट हो। तो वो फिर इमेजेस के साइज आपको ऐसे लेने पड़ेंगे, ऐसे चूज करने पड़ेंगे जो फिर छोटे साइज ना हो। अब ये इमेज है ना बहुत छोटी है, अगर मैं ये सारी तीनों क्लासेस हटा रहा हूँ ना, तो ये इतना सा साइज है इमेज का, लेकिन हमारी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है। इसीलिए जब हम उसको फोर्स कर रहे हैं कि आप पूरे कवर कर लो, तो इसलिए वो स्ट्रेच हो रहा है। इसको वैसे हटा भी सकते हैं, लेकिन ये यूज़ भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अभी अगर देखो ना, तो इमेज हमारा फिक्स हुआ हुआ है, सिर्फ हमारा कंटेंट हिल रहा है ऊपर से। क्यों? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे फिक्स दिया हुआ है वैल्यू अटैचमेंट का। अगर मैं स्क्रॉल कर दूंगा तो अब मेरा इमेज भी स्क्रॉल होगा। तो अटैचमेंट से क्या होता है, फिक्स और स्क्रॉल कर सकते हो आप अपनी इमेजेस को, बैकग्राउंड वाली। हम्म अलग ही कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोगों ने अलग ही करना है। फिलहाल मैंने इसी में इसलिए रखा कि एक ही फाइल में हमारा सारा काम हो। कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं उसको। वैसे हमने जो इसका इंट्रोडक्शन देखा था ना, उसमें मैंने आपको तीनों तरीके बताए थे CSS यूज़ करने के, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि आप लोग एक्सटर्नल तरीका यूज़ करें, वो क्लीन रहता है। अभी यही मसला है कि हमारा इतनी बड़ी फाइल में इतना सारा कोड आ रहा है, तो अगर हमने CSS का अगर अलग से स्टाइल बनाया हुआ है तो हम उसको वहीं यूज़ करेंगे। मैं सारी चीज़ों को कॉपी करके स्टाइल में रखूँगा और यहाँ से स्टाइल टैग हटा दूँगा। ठीक है, और उसके बाद अपनी फ़ाइल को लिंक कर दूँगा। ये सब चीज़ें हमें आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बैकग्राउंड, हम देख रहे थे कि बैकग्राउंड में आप इमेजेस लगा सकते हो अपने लिए। और इसके बाद क्या है, बैकग्राउंड इमेजेस हमने देख ली, रिपीट हमने देख लिया। नो रिपीट होता है। टेक्स्ट क्या करता है कि आपकी टेक्स्ट की विजिबिलिटी को बढ़ाता है। वैसे तो हमने इसको टेक्स्ट ये रखा हुआ है, लेकिन इसको यूज़ करके देखते हैं कैसे काम करता है ये टेक्स्ट इंडेंट। बैकग्राउंड इमेज में अगर आपका टेक्स्ट विजिबल ना हो तो आप इस प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हो, -999 पिक्सल समथिंग। इमेज के साइड में बस ये मूव कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि टेक्स्ट को जो है ना आगे पीछे करने के लिए यूज़ होता है। इतनी खास प्रॉपर्टी नहीं है, ना इतनी यूज़ होगी, क्योंकि इस चीज़ के लिए आप दूसरे तरीके यूज़ कर सकते हो। मार्जिन पेडिंग यूज़ कर सकते हो, फ्लोट यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कर सकते हो। इस चैप्टर में और क्या है मज़ीद, ये बेसिकली है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम जल्दी जल्दी भी कवर कर सकते हैं इसको। टेक्स्ट शेडो दे सकते हो, किसी भी अपने टेक्स्ट को शेडो देना है। शेडो क्या क्या मतलब होता है, उसके जो नीचे थोड़ा सा शेड आ रहा होता है उसको शेडो बोलते हैं। यूज़ करके देखना है तो इसका तरीका है कि टेक्स्ट शेडो क्लास है, उसके अंदर आप ये पूरा रख सकते हो, तो उससे क्या होगा, टेक्स्ट शेडो मिल जाएगा। मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी हम जो है ना इसको सारी चीज़ों को यूज़ करके देख लें। दिख रहा है शेडो? अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, ये ऐसा है, अगर मैं लगा दूं ऐसा है। शेडो क्या करता है, थोड़ा सा जो है ना आपकी टेक्स्ट को शेडो टाइप देके, अब ये 3D टाइप बना देता है आपके टेक्स्ट को बेसिकली। अगर देखो तो ये 3D स्टाइल टाइप हो रहा है हमारा हेलो।
तो आप इस तरह से ना अपनी चीज़ों को मज़ीद जितना अच्छा कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की क्रिएटिविटी के साथ अपनी वेबसाइट को बना रहे हो। टेक्स्ट शेडो हमने देख लिया। टेक्स्ट शेडो के अलावा हमारे पास और क्या चीज़ होती है? इसको छोड़ देते हैं ये। बेसिकली सीएसएस में क्या होता है कि क्लासेस बना के हम ऑलरेडी रख देते हैं, फिर उन क्लासेस को जो है ना हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे इन लोगों ने क्या किया हुआ है, एक ए लिंक के लिए कलर और टेक्स्ट डेकोरेशन नन की हुई है। अब इससे क्या होगा, जब भी ये अपनी वेबसाइट में या जिस भी HTML के पेज में हमारी CSS फाइल अटैच होगी, उसके अंदर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट उसका जो है ना टेक्स्ट डेकोरेशन हट जाएगा, खुद ही रिमूव होकर आएगा। अगर आपने एक दफ़ा अपनी फाइल में डिफाइन कर दिया है ए टैग में कि टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं होनी चाहिए, जितनी भी दफ़ा आप उसको यूज़ करेंगे ना, हर दफ़ा वो उसको रिमूव करके दिखाएगा, क्योंकि वो सबके लिए अप्लाई हो गया। अगर हमने एंग का टैग यूज़ किया तो, टैग टाइप टैग यूज़ किया तो, एक्टिव की क्लासेस बना सकते हो, होवर की क्लासेस बना सकते हो। उससे क्या होता है कि आप, अच्छा होवर का किसी को पता है क्या होता है होवर? होवर भी एक तरीका होता है कि आप उसको क्या कर सकते हो, होवर करने के लिए ना H1 के होवर पे आप लोग कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो जब भी आप इस पर लेके आओगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। होवर से ये होता है। कैसे देना होता है होवर? होवर भी एक तरीके का ना सेलेक्टर के साथ काम करता है। आपने पहले सेलेक्टर का नाम लिखा H1, उसके बाद होवर लिखा, कोमा कोलन लगा के। अब ये होवर के साथ है ना दूसरी चीज़ें भी होती हैं, लिंक्ड होती है, एक्टिव होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम बटन्स वगैरह पे काम करेंगे थोड़ा सा इसको जब देखेंगे कि क्या क्या होता है। एनिमेशंस लगा सकते हैं, लेकिन वो अलग टॉपिक है, उसके लिए पूरा अलग से देखेंगे एनिमेशन कैसे यूज़ होते हैं। ये सारे होवर, एक्टिव, फोकस, ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ये चीज़ें जब हम बटन्स वगैरह पे काम करेंगे तब ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगी। अभी ये कि टेक्स्ट पे इतनी चीज़ें नहीं दिखेंगी। ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स हैं, इस तरह से कर सकते हैं। पी क्लास बाद में देखेंगे इनको जब हम ज़रूरत पड़ेगी। समरी क्या है? देयर आर प्रॉपर्टीज टू कंट्रोल द चॉइस ऑफ फॉन्ट्स। तो बेसिकली हम फॉन्ट्स पढ़ रहे थे। ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने देखी हैं फॉन्ट्स की देखी हैं। फॉन्ट्स साइज देखे हैं, वेट देखा है, उसका स्टाइल देखा, ठीक है। स्पेसिंग कैसे देते हैं फॉन्ट्स में, लाइन हाइट दी थी, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर दी थी। उसके बाद क्या है, लिमिटेड चॉइस ऑफ फॉन्ट डेट यू कैन एज्यूम मोस्ट पीपल विल हैव इंस्टॉल। फ़ॉन्ट साइज बहुत सारे हैं, आप उनको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो, लिंक अटैच करके यूज़ कर सकते हो, जो कि दोनों तरीके हमने अभी देखे हैं कि कैसे होता है। इफ़ यू वांट टू यूज़ अ वाइडर रेंज ऑफ टाइप फेसिस देयर आर सिवरल ऑप्शंस। अब वही है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चैट जीपीटी से किसी से पहले फ़ॉन्ट के स्टाइल जनरेट करा लो, फिर उनको यूज़ करके देख लो जब भी वेबसाइट बनाओगे। यू कैन कंट्रोल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट, इंडिविजुअल लेटर्स एंड वर्ड्स। टेक्स्ट कैन आल्सो बी अलाइन टू लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ये सारी चीज़ें हमने यूज़ करके देख ली। कैसे? लेफ़्ट राइट सेंटर भी कर लिया, स्पेसिंग भी दे दी बिटवीन में, और इसके बाद क्या है, स्टूडियो से। अब ये स्टूडियो क्लासेस हमने नहीं देखी, स्टूडियो क्लासेस हम देखेंगे बाद में, क्योंकि ये थोड़ा अलग से टॉपिक है, अभी क्लास ख़त्म होने वाली है। स्टूडियो क्लासेस क्या होती हैं सीएसएस के अंदर, वो हम देखेंगे। जिस तरह से अभी हमने होवर देखा है ना, इसी टाइप की कुछ और क्लासेस भी होती हैं। किसी लिंक पे एक्टिव हो आप, मतलब है कि आप होम पेज पे हो, आपकी वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस हैं, 4-5 पेजेस हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। तो अब आप किसी क्लास होम के ऊपर आए हो, तो आप चाह रहे हो कि जो ऊपर है हेडर में जो होम की लिंक है वो एक्टिव शो हो किसी तरह से। अब जब मैं इसके ऊपर आया हूँ प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ये मुझे पता चल रहा है कि मैं प्रोजेक्ट के ऊपर हूँ। तो ये क्या होता है, एक्टिव। एक्टिव बताता है कि आप अभी इस पेज पे एक्टिव हो। तो ये एक्टिव एक क्लास होती है सूडो की, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, बाद में डीप में इनको देखेंगे।
विजिटेड होता है कि आप किसी लिंक पे विजिट आ गए, तो उसके बाद क्या होता है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर बॉक्सेस पे है, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्स थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग में देखा था जब मैंने आपको पेडिंग मार्जिन का बताया था और बॉर्डर्स का बताया था, उसी टाइप का होता है। बट बॉक्सेस में क्या होता है कि मजीद और भी चीज़ें हैं, कंट्रोलिंग साइज और बॉक्सेस, बॉर्डर, मार्जिन, पेडिंग, हाइडिंग बॉक्स, ये सब चीज़ें हम लास्ट क्लास में देखेंगे। तो फिलहाल अगर आज की क्लास से कोई सवाल है वो पूछ लें, और अगर सवाल नहीं है, असाइनमेंट मैंने दिया था, कितने बंदों ने किया असाइनमेंट। अब असाइनमेंट सबने करना है, वो वाला CSS वाला जो कि मैं दे चुका हूँ, असाइनमेंट 3। असाइनमेंट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी, डिज़ाइनिंग करनी नहीं आएगी, वेबसाइट बनानी नहीं आएगी आप लोगों को। 3 असाइनमेंट दिए हुए, तो 3 असाइनमेंट एटलीस्ट कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले कंप्लीट करें। बार बार मैं बोल चुका हूँ, नहीं फर्स्ट वाला तो बहुत ईजी है, सेकेंड वाला और थर्ड वाले में हमने स्टाइलिंग की है CSS के साथ, तो थोड़ा सा स्टाइलिंग करके यूज़ करें ताकि आपको करनी आए चीज़ें। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, आप आओगे लेक्चर्स लोगे लेके चले जाओगे, उससे नहीं सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। जो फ्राइडे क्लास उससे पहले, वेडनेसडे क्लास उससे पहले